वेलकम बैक डियर चिल्ड्रन। केमिस्ट्री का नया चैप्टर हम शुरू कर रहे हैं। ये 10th क्लास की केमिस्ट्री है। एसिड्स बेसिस एंड सॉल्ट्स ये सेकंड चैप्टर है जो हम शुरू करने जा रहे हैं। तो एसिड्स बेसिस एंड सॉल्ट शुरू करने से पहले मैं एक छोटी सी बात से आपको इसके बारे में समझाऊंगा। हमारे आसपास हम बहुत सारी चीज़ें देखते हैं जो अलग अलग टेस्ट के होते हैं, अलग अलग कलर की होती हैं। बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं, जैसे आप देखिए स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, ऑरेंज जूस, विनेगर, लेमन जूस, सिट्रिक एसिड, गैस्ट्रिक एसिड। इन सब की खास बात क्या है? इन सब का टेस्ट जो है सार, ठीक है, ये खट्टे हैं। दूसरी तरफ देख रहे होंगे दूसरे कॉलम में बाइकार्बोनेट ऑफ सोडा, जिसको आप बेकिंग सोडा बोलते हैं, सोप्स, ब्लीच, अमोनिया सोल्यूशन। अगर आपको इनको टेस्ट करने का मौका मिला आपको तो आप ये बेकिंग सोडा तो हमारे घरों में आम यूज़ में आता है। तो आप इसको अगर अपनी जीभ के साथ थोड़ा सा टच करोगे तो आपको उसका टेस्ट पता लगेगा, ठीक है। ये सभी जो हैं दे आर बिटर इन टेस्ट। तो तीसरा कॉलम जो है उसमें आपको वाटर, टेबल सॉल्ट सोल्यूशन, कुकिंग ऑयल, इन सब के बारे में मैं बता दूं। इनमें आपको अगर मैं टेबल सॉल्ट सोल्यूशन को छोड़ दूं तो वाटर और कुकिंग ऑयल का टेस्ट आप समझ नहीं पाएंगे, थोड़ा आपको समझने में थोड़ा सा मुश्किल होगा, ठीक है। तो एक तरफ आपने देखा ऑरेंज जूस, विनेगर, लेमन जूस, सिट्रिक एसिड, गैस्ट्रिक एसिड, ये सभी जो है इनका टेस्ट जो है सार है। बाइकार्बोनेट ऑफ सोडा, जिसको बेकिंग सोडा कह रहे हैं, सोप्स, ब्लीच, अमोनिया सोल्यूशन, इन सब का मैंने आपको बताया कि टेस्ट जो है बिटर है। और तीसरे कॉलम में है वाटर और कुकिंग ऑयल, इनके बारे में मैंने आपको बताया कि इनका टेस्ट जो है इनका टेस्ट आप समझ नहीं पाएंगे, ऑलमोस्ट आपको टेस्टलेस लगेंगे। दीज डोंट हैव एनी टेस्ट। और वो जो टेबल सॉल्ट सोल्यूशन हमने जिसके बारे में बात की, वो भी अगर आप टेस्ट करेंगे वो भी ना तो बिटर होगा और ना ही सार होगा और ना ही स्वीट होगा। तो इसलिए उसका टेस्ट भी जो है वो थोड़ा सा समझना मुश्किल है। तो जो चीज़ें आप यहाँ पर देखेंगे, जो चीज़ें जिनमें थोड़ी सी खटास होती है, हम कहते हैं वो एसिडिक है नेचर में। दे आर एसिडिक इन नेचर, दे आर एसिडिक इन नेचर। और जब आप बोलते हैं कि जो चीज़ें थोड़ा सा उनमें बिटरनेस है तो वी कॉल देम बेसिक इन नेचर। और जैसे वाटर, टेबल सॉल्ट सोल्यूशन और कुकिंग ऑयल के बारे में हमने बताया, ये सभी जो हैं ये टेस्टलेस हैं, तो वी कॉल देम न्यूट्रल सब्सटेंसेस। वी कॉल देम neutral substances, these are neutral substances। तो यहां से आपने एक चीज नोटिस की कि जो एसिड्स होते हैं वो सार होते हैं, बेसिस जो है दे टेस्ट बिटर। एसिड्स की एक और कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी है, दे फील रफ बिटवीन योर फिंगर्स। इनको कभी भी आप घर में ट्राई मत कीजिएगा, लेकिन मैं वैसे आपको बता दूं, दे फील रफ बिटवीन योर फिंगर्स। बेसिस जो हैं दे फील स्लिपरी बिटवीन योर फिंगर्स, दे फील स्लिपरी बिटवीन योर फिंगर्स। सपोज करिए ये आपकी फिंगर है, ओके। सपोज करिए आप अपनी फिंगर में, ये है आपकी फिंगर, और आपने यहाँ पर क्या किया, आप इसमें अगर बेस लगा कर देखते हैं और इसको आप इस तरह से चेक करते हैं तो आप देखेंगे आपकी फिंगर्स जो हैं वो बड़ी स्लिपरी होंगी, ओके, दे विल बी स्लिपरी। सो acids taste sour and they feel rough between your fingers, while bases they taste bitter and feel slippery between your fingers. Okay, acids can be corrosive, they can be corrosive। ये बेसिकली होते भी corrosive है नेचर में। आप एसिड्स के बारे में एक बात बता दूं, आप एसिड्स को किसी भी मेटल के कंटेनर में रखेंगे, इनका ये इतनी ज़्यादा corrosive पावर होता है इनका कि ये मेटल को भी corrode कर देते हैं। बेसिस कैन बी corrosive, तो एसिड्स भी corrosive हो सकते हैं, बेसिस भी corrosive हो सकते हैं। तो मैं आपको बता दूं बेसिस भी corrosive होते हैं। यहाँ कैन बी corrosive लिखा, लेकिन ये बेसिस भी corrosive होते हैं। पर्टिकुलरली जो स्ट्रॉन्ग बेसिस होते हैं वो हाईली corrosive नेचर के होते हैं, स्ट्रॉन्ग एसिड्स जो होते हैं वो हाईली corrosive नेचर के होते हैं। सो एसिड्स कैन मेक बेसिस लूज देयर बेसिक कैरेक्टर। एक्चुअली एसिड्स को जब बेस में ऐड करते हैं, इक्वली स्ट्रॉन्ग एसिड को एक बेस में ऐड करते हैं, मतलब क्या, जितना स्ट्रॉन्ग आपने एसिड लिया है उतना ही स्ट्रॉन्ग अगर आप बेस लेते हो तो वो एसिड जो है वो बेस को
न्यूट्रलाइज कर देता है। इस फिनोमेना को बोलते हैं न्यूट्रलाइजेशन। वी कॉल दिस फिनोमेना न्यूट्रलाइजेशन। सो कैन मेक बेसेस लूज देयर बेसिक कैरेक्टर। ठीक है जी, ओके आगे बात करते हैं। कैन मेक एसिड्स लूज देयर एसिडिक कैरेक्टर। ये जो है दे कैन मेक एसिड्स लूज देयर एसिडिक कैरेक्टर। इनके कारण एसिड्स जो हैं वो अपना एसिडिक कैरेक्टर खो देते हैं, तो मतलब वो भी न्यूट्रलाइज हो जाते हैं। ठीक है, एसिड्स को न्यूट्रलाइज करना हो तो बेस का यूज़ किया जाता है, और बेस को न्यूट्रलाइज करना हो तो एसिड का यूज़ किया जाता है। तो यहाँ पर आपने देखा कैन मेक बेसेस लूज देयर बेसिक कैरेक्टर, मतलब एक बेस को न्यूट्रलाइज करना है एसिड ले लीजिए, और अगर एक एसिड को न्यूट्रलाइज करना है तो बेस ले लीजिए। न्यूट्रलाइज करने का क्या मतलब है? उसको न्यूट्रल बना देना। ठीक है जी, अब आगे बात करते हैं। जब आप एसिड्स की बात करते हैं, एसिड्स टर्न रेड लिटमस, एसिड्स टर्न ब्लू लिटमस रेड। ठीक है, ये क्या करते हैं? ये ब्लू लिटमस को रेड कर देते हैं। दे टर्न ब्लू लिटमस रेड, दे टर्न ब्लू लिटमस रेड, दे टर्न रेड लिटमस ब्लू। किसकी बात कर रहे हैं हम? बेसिस की बात कर रहे हैं। बेसिस टर्न रेड लिटमस ब्लू एंड एसिड्स टर्न ब्लू लिटमस रेड। ठीक है जी, तो एसिड्स और बेस, एसिड्स क्या हैं? दे टेस्ट सार, दे फील रफ बिटवीन फिंगर्स, दे कैन बी corrosive in nature, they can make bases lose their basic character, मतलब they neutralize a base and turn blue litmus red। और जब आप बेस की बात करते हैं, they taste bitter, they feel slippery between our fingers, they can be corrosive in nature and can make acids lose their acidic character, turn red litmus blue। ओके, ये हमने किसके बारे में पढ़ा? अभी अभी एसिड्स और बेस के बारे में पढ़ा। तो पहले मैंने आपको बताया था क्या कि हमारे आसपास जो चीज़ें हैं उनमें कौन सी चीज़ें एसिडिक हैं, कौन सी चीज़ें बेसिक हैं, कौन सी चीज़ें न्यूट्रल हैं। और दूसरे केस में हमने पढ़ा एसिड्स क्या होते हैं, बेस क्या होते हैं। ये जनरल थ्योरी है, ये जनरल तरीका है जानने का कि ये चीज़ एसिड है। आप संतरा खाते हैं, खट्टा होता है तो वो एसिडिक है। आप नींबू खाते हैं, खट्टा होता है, वो एसिडिक है। ठीक है जी, तो इस तरह से हमें पता लगता है, जनरली इस तरह से हमें पता लगता है कि कौन सी चीज़ एसिडिक है और कौन सी चीज़ जो है वो बेसिक है। चलते हैं आगे। हर चीज़ को मेजर करने के लिए हमने कुछ ना कुछ सिस्टम जो है बनाए हुए हैं। जैसे लेंथ को मेजर करने के आपने देखा होगा स्केल्स हमने बनाए हुए हैं, वैसे ही कोई चीज़ एसिड है, बेस है या न्यूट्रल सब्सटेंस है यानी कि सॉल्ट है, ये जानने के लिए भी अलग अलग तरीके जो हैं वो बनाए गए हैं। एक स्केल बनाया गया है जिसको हम पीएच स्केल के नाम से जानते हैं। ठीक है जी, पीएच स्केल जो है वो बेसिकली एक तरीका है देखने का कि कौन सा सब्सटेंस जो है वो एसिड है, कौन सा सब्सटेंस जो है बेस है, और अगर वो एसिड है तो वो कितना स्ट्रॉन्ग एसिड है, अगर वो बेस है तो वो कितना स्ट्रॉन्ग बेस है। पी जो है यहाँ पर टर्म जो है ये पोटेंस के लिए यूज़ करते हैं। इसका पी फॉर पोटेंस होता है और एच फॉर हाइड्रोजन। ठीक है जी, तो इसको इसी तरह से हम यूज़ करते हैं। तो इस स्केल को जिसकी हेल्प से आप मेजर करते हैं कि एसिड है, बेस है या न्यूट्रल सब्सटेंस है, इस स्केल को वी कॉल इट पीएच स्केल। इसके बारे में मैं अभी थोड़ी देर में और डिटेल में बताऊंगा, लेकिन आप सामने एक टेबल देख पा रहे होंगे। तो अलग अलग तरीक़ों से चेक किया जाता है कि कोई चीज़ जो है वो एसिड है या बेस है या वो न्यूट्रल सब्सटेंस है। तो मैं आपको बता दूं, एसिड जो है, बेस है, न्यूट्रल सब्सटेंस है, इसको मेजर करने के लिए पीएच स्केल का यूज़ किया जाता है जो 1 से 14 तक की काउंटिंग लिए हुए होता है। ठीक है, जो 7 काउंटिंग होती है वो न्यूट्रल माना जाता है, 7 से कम वालों को एसिड माना जाता है और 7 से ज़्यादा वालों को हम बेस मानते हैं। तो अगर पीएच जो है वो आपका 7 आता है तो इसका मतलब है वो सब्सटेंस जो है वो न्यूट्रल है। अगर पीएच जो है वो लेस देन 7 आता है तो इसका मतलब है वो सब्सटेंस जो है एसिड है। और पीएच जो है ग्रेटर देन 7 आता है तो हम मानते हैं कि वो सब्सटेंस जो है वो बेस है। तो अलग अलग कलर से अलग अलग तरीक़ों से हम ये जानते हैं कि कोई चीज़ एसिड है कि बेस है या न्यूट्रल है। तो वो सब्सटेंसेस जिनका यूज़ किया जाता है टेस्ट करने के लिए कि एसिड है या बेस, हम उन सब्सटेंसेस को वी कॉल देम
वी कॉल दैम इंडिकेटर्स। तो यहाँ पर देखिए कुछ इंडिकेटर्स के नाम लिखे हुए हैं, रेड कैबेज वाटर, रेड अनियन वाटर, टर्मरिक वाटर, ये सब जो है ये नेचुरल इंडिकेटर्स हैं। हमारे डे टू डे लाइफ में हम इनको आम यूज़ में लाते हैं और हमें पता होता है, ठीक है, इनके बारे में हम जानते हैं। और इसके नीचे जितने भी हैं ये नेचुरल इंडिकेटर्स नहीं हैं, बेसिकली ये लैब में यूज़ होने वाले इंडिकेटर्स हैं, ठीक है जी। इसके अलावा एक और इंडिकेटर होता है, yet another acid base indicator is the universal indicator. We call it universal indicator. खैर उसके बारे में हम बात करेंगे, लेकिन पहले हम बात करते हैं रेड कैबेज वाटर, ठीक है जी। रेड कैबेज वाटर, मैंने बताया रेड कैबेज जो है एक नेचुरल इंडिकेटर है। तो रेड कैबेज वाटर अगर आप इस्तेमाल में ला रहे हैं और आप चेक करना चाहते हैं कि कोई सब्सटेंस जो है एसिड है या बेस है, तो उसको हम किस तरह से चेक कर सकते हैं। तो मैं पहले आपको रेड कैबेज के बारे में बता दूं। द रेड कैबेज एक्सट्रैक्ट, इट इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम रेड कैबेज लीव्स। रेड कैबेज लीव्स होते हैं एंड इज ऑल्सो अ नेचुरल इंडिकेटर। लाल कलर का होता है ये। अगर द रेड कैबेज एक्सट्रैक्ट रिमेन्स रेड, जिस सोल्यूशन के साथ आप उसको ट्रीट कर रहे हैं, अगर वो सोल्यूशन रेड कैबेज के साथ आप ट्रीट करते हैं और फिर भी वो रेड कैबेज सोल्यूशन जो है, वाटर जो है, वो रेड कलर का ही रहता है। मैं फिर से बता दूं, रेड कैबेज वाटर जो है या रेड कैबेज एक्सट्रैक्ट जो है रेड कलर का होता है। अगर आप उसे किसी सोल्यूशन के साथ या किसी चीज़ के साथ ट्रीट करते हैं और इस रेड कैबेज वाटर का कलर रेड ही रहता है या थोड़ा सा पिंक हो जाता है, तो आप समझ सकते हैं कि वो जो भी सब्सटेंस है जो आप जिसके साथ आपने इसको ट्रीट किया, वो बेसिकली एसिडिक नेचर का है, यानी कि उसका वो लेस देन 7 है। लेकिन अगर वो पर्पल रहेगा तो आप समझ सकते हैं कि वो जो है वो न्यूट्रल सब्सटेंस है। और अगर वो थोड़ा सा ब्लू हो जाता है या ग्रीन हो जाता है या येलो हो जाता है, तो आप बता सकते हैं कि वो एक बेसिक सब्सटेंस है, ठीक है जी। So if it is red in color, it remains red in color or it becomes a little pink, तो आप कह सकते हैं कि it is less than 7, its pH is less than 7, that is it is an acidic substance. Or if it turns green or it turns a little blue or little yellow, तो आप कह सकते हैं कि ये basic substance है, ठीक है जी। इसी तरह से जैसे रेड कैबेज वाटर की मैं बात कर रहा हूँ, बहुत सारे और भी हैं जिनको आप यूज़ में ला सकते हैं। जैसे एक फ्लावर है, उसके पेटल्स, पिट्यूनिया एक फ्लावर है, उसके पेटल्स को भी हम इस तरह से इस्तेमाल में ला सकते हैं, ठीक है। ऐसे ही एक फ्लावर है हाइड्रेंजिया प्लांट जो है, उसके फ्लावर्स को भी हम इस तरह से यूज़ में ला सकते हैं। अच्छा, अगला है रेड अनियन वाटर। रेड अनियन वाटर, अगर आप रेड अनियन वाटर की बात करते हैं, तो रेड अनियन वाटर अगर रेड कलर का रहता है तो वो एसिडिक सोल्यूशन के साथ आपने ट्रीट किया है। अगर वॉयलेट में कन्वर्ट हो जाता है तो आपने न्यूट्रल सब्सटेंस के साथ उसको ट्रीट किया है। और अगर वो ग्रीन में कन्वर्ट हो जाता है तो आपने उसे किसी बेस के साथ ट्रीट किया है। ये जो है रेड अनियन वाटर जो है इंडिकेट करता है। रेड अनियन वाटर अगर रेड ही रहेगा तो वो क्या है, मैं फिर से बता दूं, वो एसिडिक के साथ आपने उसको ट्रीट किया। अगर वो वॉयलेट में कन्वर्ट हो गया तो वो बेसिकली आपने न्यूट्रल के साथ ट्रीट किया। अगर वो ग्रीन में कन्वर्ट हो गया तो आप समझ सकते हैं कि वो किसके साथ आपने एक्चुअली ट्रीट किया, आपने बेस के साथ ट्रीट किया। बचपन में एक बड़ा ही मेरे साथ मज़ेदार वाक़या हुआ, मैं आपके साथ वो शेयर करना चाहता हूँ। मेरे पास एक वाइट कलर का हैंकी था, वो आपके पास भी होगा, सबके पास होता है। और हम कहीं लंच पर गए, मुझे याद नहीं है, शायद लंच या डिनर पर गए होंगे। तो वहाँ पर मैंने हाथ साफ़ करने के लिए, क्योंकि पानी नहीं दिख रहा था, तो मैंने अपना हाथ जो था वो उसके साथ साफ़ कर लिया, कपड़े के साथ साफ़ कर लिया, और उसमें एक दाग लग गया जो शायद टर्मरिक का दाग था। जब बाद में उसको मैंने साबुन के साथ साफ़ करने की कोशिश की तो वो ब्लड रेड हो गया इस तरह से, एंड आई वाज शॉक्ड। बट डू यू नो ऐसा क्यों हुआ? उसका रीज़न था, टर्मरिक जो होता है ये भी एक नेचुरल इंडिकेटर है। और टर्मरिक को अगर आप सोप के साथ ट्रीट करते हो, सोप जिसका नेचर जो होता है बेसिक नेचर होता है, तो टर्मरिक उसके साथ रिएक्ट होकर रेड कलर में कन्वर्ट हो जाती है।
तो जब आप कभी घर में ये करके देखिएगा, हल्दी का दाग लगाइएगा एक सफ़ेद कलर के छोटे से कपड़े पर और उसको थोड़ा सा साबुन से साफ़ कीजिएगा तो देखिएगा उसका कलर कुछ इस तरह से हो जाएगा। ठीक है जी। लेकिन अगर आप एसिड के साथ ट्रीट करते हैं उस कलर को कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। अगर आप उसे न्यूट्रल किसी सब्सटेंस के साथ ट्रीट करते हैं तब भी उस पर कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। फिनोल्फ्थलीन एक लैब में यूज़ होने वाला सब्सटेंस है। ठीक है जी। सिंथेटिक इंडिकेटर हम इसको मानते हैं। और फिनोल्फ्थलीन जो है मैं आपको उसके बारे में बता दूं, ये एक कलरलेस सॉल्यूशन है। फिनोल्फ्थलीन जो है, जब आप फिनोल्फ्थलीन की बात करते हैं, फिनोल्फ्थलीन बेसिकली कलरलेस होता है। ठीक है जी। तो फिनोल्फ्थलीन को अगर आप एसिड के साथ ट्रीट करते हैं तब भी ये कलरलेस रहेगा। फिनोल्फ्थलीन इंडिकेटर इज कलरलेस इन एसिड सोल्यूशन। लेकिन अगर आप इसे किसी न्यूट्रल सब्सटेंस के साथ ट्रीट करते हैं आप इसमें तब भी कोई चेंज नहीं देखने वाले। एसिड के साथ ट्रीट करेंगे कलरलेस रहेगा, और अगर आप इसे किसी बेस के साथ ट्रीट करते हैं तब भी कोई चेंज नहीं आएगा। लेकिन किसी न्यूट्रल सब्सटेंस के साथ ट्रीट करते हैं तब भी कोई चेंज नहीं आएगा। लेकिन अगर आप उसे बेस के साथ ट्रीट कर देते हैं तो बेस के साथ ट्रीट करने पर आइदर ये पिंक या रेड कलर में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है जी। ऐसे ही एक और यहाँ पर नहीं लिखा हुआ, मैं आपको बता दूँ, उसको बोलते हैं मिथाइल ऑरेंज। मिथाइल ऑरेंज जो है ऑरेंज कलर का एक सब्सटेंस है। अगर आप इस ऑरेंज कलर के सब्सटेंस को जिसको हमने मिथाइल ऑरेंज नाम दिया हुआ है, अगर आप इसे एसिड के साथ ट्रीट करते हैं, मिथाइल ऑरेंज इंडिकेटर गिव्स रेड कलर। अगर आप इसे बेस के साथ ट्रीट करते हैं, मिथाइल ऑरेंज इंडिकेटर गिव्स येलो कलर। ठीक है जी। अगर आप इसे एसिड के साथ ट्रीट करते हैं, इट गिव्स रेड कलर, ऑरेंज की जगह रेड हो जाएगा। और अगर आप इसे बेस के साथ ट्रीट करेंगे तो ऑरेंज की जगह वो येलो हो जाएगा। ठीक है जी। तो ये और बहुत सारे मैंने यहाँ पर बताया। एक रेड लिटमस सोल्यूशन होता है। रेड लिटमस सोल्यूशन देखिए, एसिड के साथ तो रेड ही रहेगा, न्यूट्रल के साथ भी ये रेड रहने वाला। लेकिन अगर आप बेस के साथ ट्रीट कर देंगे, ये रेड लिटमस जो है ये ब्लू में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है जी। रेड लिटमस जो है वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा? वो ब्लू में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है। अब ब्लू लिटमस जो होता है वो उसका न्यूट्रल कलर जो होता है ब्लू होता है। ठीक है जी। ब्लू लिटमस जो है उसका न्यूट्रल कलर जो है ब्लू होता है। वो जब आप उसे बेस के साथ ट्रीट करते हो वो ब्लू ही रहेगा। ठीक है। तो मैं फिर से बता दूं, रेड लिटमस जो है वो एसिड के साथ तो रेड ही रहने वाला है, लेकिन बेस के साथ वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा? ब्लू में कन्वर्ट हो जाएगा। और ब्लू लिटमस जो है वो एसिड के साथ रेड में कन्वर्ट हो जाएगा, लेकिन बेस के साथ वो किस में रहने वाला? ब्लू में रहने वाला। मैं दोबारा से रिपीट कर देता हूं, अगर आप रेड लिटमस यूज़ करते हैं एसिड के साथ तो वो रेड ही रहने वाला है। ठीक है जी। और बेस के साथ वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा? वो ब्लू में कन्वर्ट हो जाएगा। और अगर ब्लू लिटमस आप यूज़ में ला रहे हैं तो वो एसिड के साथ तो रेड में कन्वर्ट हो जाएगा, लेकिन बेस के साथ वो किस में रहने वाला है? वो ब्लू में ही रहने वाला है। नाउ आई एम श्योर कि आप थोड़ा सा कंफ्यूज हो रहे होंगे रेड लिटमस और ब्लू लिटमस को लेकर। ठीक है जी। तो कंफ्यूज होने की कोई ज़रूरत नहीं है। रेड लिटमस के बारे में अगर आप बात करें तो रेड लिटमस रेड कलर का होता है। अगर आप इसे बेस के साथ ट्रीट करते हैं तो ये ब्लू में कन्वर्ट हो जाता है। देखिए रेड लिटमस जो है, ये है रेड लिटमस, ये किस कलर का होता है? न्यूट्रल में रेड कलर का होता है। अगर आप इसे बेस के साथ ट्रीट करते हैं तो ये ब्लू में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है जी। ये ब्लू में कन्वर्ट हो जाता है, लेकिन अगर आप इसे एसिड के साथ ट्रीट करेंगे ये रेड ही रहेगा। अब हम ब्लू लिटमस की बात करते हैं। ब्लू लिटमस न्यूट्रल में ब्लू कलर का होता है, लेकिन अगर आप इसे एसिड के साथ ट्रीट करते हैं तो ये रेड कलर में कन्वर्ट हो जाता है। अगर आप इसे बेस के साथ ट्रीट करते हैं तो ये ब्लू ही रहता है। तो रेड लिटमस और ब्लू लिटमस की खास बात देखिए, रेड लिटमस एसिड के साथ तो चेंज नहीं होता, लेकिन बेस के साथ चेंज हो जाता है। आपने देखा ब्लू हो गया। ब्लू लिटमस में देखिए, ब्लू लिटमस जो है वो बेस के साथ तो चेंज नहीं होता, लेकिन एसिड के साथ चेंज हो जाता है। तो इसीलिए कहा जाता है कि रेड लिटमस जो है वो ब्लू हो जाता है बेस के साथ, और ब्लू लिटमस जो है वो रेड हो जाता है किसके साथ? एसिड के साथ। तो इसको देखकर कंफ्यूज मत होइए, ये बड़ा सिंपल है। रेड लिटमस रेड ही रहता है एसिड के साथ, लेकिन बेस के साथ ब्लू हो जाता है। ब्लू लिटमस रेड हो जाता है एसिड के साथ, और बेस के साथ ये ब्लू ही रहता है। और नीचे जो आपको डिस्क्रिप्शन दी है वो यूनिवर्सल इंडिकेटर के बारे में दी है कि एसिड के साथ क्या होता है और न्यूट्रल में कैसा होता है, और
बेस के साथ इसका ट्रीटमेंट जो है वो किस तरह का होता है। तो अब आगे बढ़ते हैं, आगे देखते हैं। जब मैं लिटमस के बारे में बता रहा था तो आपके मन में विचार आया होगा कि लिटमस कैसे नेचुरल इंडिकेटर हो गया। तो लिटमस एक नेचुरल इंडिकेटर होता है, मैंने जैसा आपको बताया, ये एक प्लांट एक्सट्रैक्ट है। ये बेसिकली लिटमस सोल्यूशन जो होता है वो पर्पल डाई होती है, जिसको प्लांट से एक्सट्रैक्ट किया जाता है। उस प्लांट को हम लाइकन के नाम से जानते हैं। लाइकन जो है ये थैलोफाइटा को बिलोंग करने वाला एक प्लांट है। लाइकन का जो जूस होता है, जो उसका एक्सट्रैक्ट होता है, उसको लिटमस सोल्यूशन की तरह यूज़ करते हैं। ये पर्पल कलर का होता है, की डाई होती है, और इसको नेचुरल इंडिकेटर कहते हैं। खैर, इसके अलावा भी इंडिकेटर्स होते हैं, उनको हम बोलते हैं ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स। ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स क्या होता है, स्क्रीन पर आप देख पा रहे होंगे। ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स बेसिकली ऐसे इंडिकेटर्स हैं जिनको आप स्मेल से पता कर सकते हैं कि वो एसिड हैं या बेस हैं। तो मैं आपको एक छोटी सी एग्जांपल देकर बताता हूं, आप इसको बड़ी जल्दी समझ जाएंगे। आप अगर अनियन के शौकीन तो होंगे ही, आप लोग अनियन खाते हैं और सैलड में खाते हैं, अलग अलग तरीक़ों से खाते हैं। तो अगर आप अनियन खाते हैं तो आपको पता होगा, जब आप अनियन की स्मेल जो है वो बड़ी अलग तरह की एक कैरेक्टरिस्टिक स्मेल होती है। ओके, अगर आपके पास एक कपड़ा है और उस कपड़े से अनियन की स्मेल आ रही है, ओके, और उस कपड़े को आप किसी एसिडिक मीडियम में 2 मिनट के लिए डिप करेंगे तो आप नोटिस करेंगे कि उस अनियन की जो स्मेल है और ज़्यादा उभर के आएगी और ज़्यादा डिफरेंट हो जाएगी। इसके लिए मैं एक एग्जांपल आपको दे सकता हूँ। आप लोग घरों में एक अनियन हम यूज़ में लाते हैं विनेगर में, आपको पता होगा, विनेगर वाला अनियन जो है यूज़ में लाते हैं, और विनेगर वाला अनियन खाने से क्या होता है, अनियन की स्मेल जो है और तेज़ हो जाती है। ठीक है, तो विनेगर एक एसिड होता है, आपको पता है, और एसिड में जो अगर आप एसिड के साथ अगर आप विनेगर के साथ या एसिड के साथ आप अनियन की स्मेल को हटाने की कोशिश करेंगे तो वो कभी नहीं हटेगी, बल्कि वो और तेज़ हो जाएगी। ठीक है, लेकिन अगर आप अनियन की स्मेल हटाना चाहते हैं और आप सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन का यूज़ करते हैं या कोई भी बेसिक सॉल्यूशन आप यूज़ में लाते हैं, तो उसके कारण क्या होता है, अनियन की स्मेल जो है वो चली जाती है। तो इसको हम ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर मानते हैं। किसको? अनियन को। अनियन का जूस जो होता है, अगर आप किसी कपड़े पे लगा देते हैं और उस कपड़े को अगर आप किसी एसिडिक मीडियम के साथ ट्रीट करते हैं तो वो स्मेल नहीं जाएगी, लेकिन अगर आप उसे किसी बेसिक मीडियम के साथ ट्रीट करते हैं तो स्मेल चली जाएगी। इसका कहने का मतलब है कि अगर आप अनियन को देखेंगे तो अनियन की हेल्प से आप चेक कर सकते हैं कि जो मीडियम आप यूज़ में ला रहे हैं वो एसिडिक मीडियम है या बेसिक मीडियम है। कैसे पता कर सकते हैं? अगर अनियन की स्मेल चली गई तो वो बेसिक मीडियम है, अगर अनियन की स्मेल नहीं गई तो वो एसिडिक मीडियम है। सेम जो है फिनोमेना वेनिला के साथ आता है। वेनिला एक्सट्रैक्ट जो है, आपको पता है, एक प्लेजेंट स्मेल देती है। अनियन की तो बड़ी डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक स्मेल होती है ना, जो अक्सर लोग पसंद नहीं करते, ठीक है ना, लेकिन वेनिला की बड़ी प्लेजेंट स्मेल होती है। वेनिला के साथ भी सेम केस है। अगर आप उसे किसी एसिडिक मीडियम के साथ कोशिश करेंगे उसकी स्मेल को हटाने की, तो क्या होगा, एन एसिडिक सोल्यूशन डज नॉट डिस्ट्रॉय द स्मेल ऑफ वेनिला एक्सट्रैक्ट। वो उसकी स्मेल को ख़त्म नहीं कर पाएगा। लेकिन अगर आप कोई बेसिक सोल्यूशन यूज़ में लाते हैं, जैसे सोडियम हाइड्रोक्साइड सोल्यूशन, तो वेनिला एक्सट्रैक्ट की जो प्लेजेंट खुशबू है जो वो चली जाएगी। तो इस तरह के इंडिकेटर्स को वी कॉल देम ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स। व्हाट आर ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स? द आंसर इज क्वाइट सिंपल। द टर्म ऑल्फैक्टरी मीन्स रिलेटिंग टू द सेंस of smell. So those substances whose smell or odor changes with an acidic or basic solution, those substances are called olfactory indicators. So अगर आप olfactory indicators की बात करते हैं तो olfactory indicators की खास बात ये होती है कि उनकी स्मेल जो है वो
वो चेंज हो जाती है एसिडिक मीडियम के साथ या बेसिक मीडियम के साथ। तो क्या सारे एसिड्स में या सारे बेसिस में कोई चीज़ ऐसी है, कुछ खास बात जो सभी एसिड्स में होता है या सभी बेसिस में होता है? तो सिंस अभी हम एसिड्स शुरू करने लगे हैं, हम एसिड्स के बारे में ही सिर्फ बात करते हैं। आज हम एसिड्स के बारे में बात करेंगे, कल हम बात करेंगे बेसिस के बारे में, और उसके अगले दिन हम सॉल्ट्स के बारे में बात करेंगे। लेकिन आज के लेक्चर में हम एसिड्स की बात कर लेते हैं। सारे एसिड्स जो हैं, सब एसिड्स, उनमें एक चीज़ कॉमन है, और वो क्या है? When acid is dissolved in water, it separates out as positively charged hydrogen ion। ठीक है, जब कभी आप, जैसे यहां पर एक एग्जांपल देखिए, आप यहां पर हाइड्रोक्लोरिक एसिड लिया है। ओके, हाइड्रोक्लोरिक एसिड को अगर आप बात करते हैं हाइड्रोक्लोरिक एसिड की, आपने उसका एक्वस सोल्यूशन लिया। एक्वस सोल्यूशन का मतलब यह है वी डिजॉल्व्ड इट इन वाटर, तो क्या हुआ, आपको H पॉजिटिव आयन की फॉर्मेशन हुई। ये H पॉजिटिव आयन कहीं भी नहीं जाता है, ये पानी के अंदर ही रहता है। H2O के साथ ये H3O पॉजिटिव आयन की फॉर्मेशन करता है। ठीक है जी, हाइड्रोनियम आयन कहते हैं इसको। तो मैं फिर से रिपीट कर देता हूं, जैसे यहां पर H2SO4 है, इसमें भी H पॉजिटिव आयन की फॉर्मेशन हुई। तो ये H पॉजिटिव आयन जो है ये वाटर के अंदर ही रहेगा H2O के साथ, यानी कि वाटर के साथ। ये किसकी फॉर्मेशन करेगा? ये फॉर्मेशन करेगा H3O पॉजिटिव आयन की, जिसको हाइड्रोनियम आयन कहते हैं। तो मैं फिर से रिपीट कर देता हूं, कोई भी एसिड आप लेते हैं, जैसे यहां पर HNO3, आपने वाटर के साथ इसका आपने HNO3 का एक एक्वस सोल्यूशन लिया, ये H पॉजिटिव आयन की फॉर्मेशन करेगा, NO3 नेगेटिव आयन की फॉर्मेशन होगी, H पॉजिटिव आयन। तो इसी तरह से ये एक वीक एसिड है CH3COOH, जिसको एसिटिक एसिड हम कहते हैं। एसिटिक एसिड भी CH3COO नेगेटिव आयन की फॉर्मेशन करेगा और साथ में H पॉजिटिव आयन की फॉर्मेशन करेगा। ठीक है जी, आपको एक और बात बता दूं, कौन स्ट्रॉन्ग एसिड है, कौन वीक एसिड है, ये भी H पॉजिटिव आयन के ऊपर ही डिपेंड करता है। इसके बारे में मैं आपको जल्दी ही बताऊंगा, लेकिन अभी आप बात कर लेते हैं। तो सभी एसिड्स हैं, उनमें एक चीज कॉमन है, और वो क्या है? When acid is dissolved in water, when that acid is dissolved in water, it separates out as positively charged hydrogen ions and enters the solution as H positive ion। और ये H पॉजिटिव आयन जो है वाटर के साथ मिलकर हाइड्रोनियम आयन की फॉर्मेशन करता है, H3O पॉजिटिव। क्यों H3O पॉजिटिव? क्योंकि H पॉजिटिव और वाटर H2O, ठीक है ना। तो यहां पर H3O पॉजिटिव आयन की फॉर्मेशन होती है। अब सोचने की बात यह है, हमने अभी बोला कि सभी एसिड में एक चीज कॉमन है कि ये पानी के साथ किसकी फॉर्मेशन करते हैं? ये पानी के साथ हमेशा फॉर्मेशन करते हैं H पॉजिटिव आयन की। क्या ये रूल जो है और भी सब्सटेंसेस के साथ लगता है? क्योंकि ग्लूकोज भी तो ऐसा ही सब्सटेंस है ना। जब हम बात करते हैं ग्लूकोज की, द कंपाउंड सच एज ग्लूकोज एंड अल्कोहल, दे ऑल्सो कंटेन हाइड्रोजन, उनमें भी हाइड्रोजन होता है। तो क्या वो भी एसिडिक कैरेक्टर शो करते हैं? तो उसको समझने के लिए बड़ा छोटा सा तरीका है, वो मैं आपको अभी बता दूंगा। लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं कि जब आप अल्कोहल की बात करते हैं, नो डाउट उसमें भी हाइड्रोजन मौजूद होता है। जब आप अल्कोहल की बात करते हैं, नो डाउट उसमें भी हाइड्रोजन मौजूद होता है। जब आप बात करते हैं ग्लूकोज की, नो डाउट उसमें भी आपने नोटिस किया होगा कि हाइड्रोजन मौजूद होता है। लेकिन क्या ग्लूकोज जो है उसको आप कह सकते हैं कि वो एसिड सॉल्यूशन है? तो मैं आपको बता दूं, ऐसा नहीं होता है। ग्लूकोज हो गया, अल्कोहल हो गया, दे डू नॉट शो एसिडिक कैरेक्टर बिकॉज देयर हाइड्रोजन डज नॉट सेपरेट आउट एज हाइड्रोजन आयन। जब आप उनको वाटर में डिसॉल्व करते हैं, उनका हाइड्रोजन जो है हाइड्रोजन आयन की तरह सेपरेट नहीं होता है। ठीक है, उसके लिए ये एक एक्सपेरिमेंट आप करके देख सकते हैं, आपको लैब में करवाया जा सकता है। ग्लूकोज सोल्यूशन लिया जाता है और यहाँ पर एक बल्ब लगा दिया है, इसको बैटरी के साथ कनेक्ट कर दिया है, ये की है। ठीक है जी, ये ग्लूकोज सोल्यूशन है, मैं फिर से बता दूं। ठीक है, ये 2 इलेक्ट्रोड्स हैं, आप देख पा रहे हो। सर्किट को कंप्लीट करने के लिए ऐसा किया गया, इस इलेक्ट्रोड को यहाँ पर इसको लगा दिया गया और सर्किट को कंप्लीट कर दिया गया। अगर आप स्विच ऑन करेंगे तो आप देखेंगे, आप एक चीज नोटिस करेंगे कि
ये बल्ब जो है ये ग्लो नहीं करेगा। ठीक है जी, ये बल्ब जो है ये ग्लो नहीं करेगा। ठीक है जी, शोइंग दैट, क्या शो हो रहा है, इसका मतलब है ये शो हो रहा है कि ये जो है ये कोई उस तरह का सोल्यूशन जो है नहीं है जिसमें H पॉजिटिव आयन की फॉर्मेशन हो रही है। ठीक है जी, तो ये जो हमने अभी पीछे बताया ये तो हमने ग्लूकोज के बारे में बताया था, ग्लूकोज सोल्यूशन के बारे में बताया था। अगर आप बात करेंगे अब हाइड्रोक्लोरिक एसिड का सोल्यूशन ले लेंगे, डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड का सोल्यूशन लेंगे, उसी तरह का अगर आपने एक सेटअप बना दिया, एक सर्किट बना दिया और स्विच ऑन कर दिया तो आप देखेंगे यहाँ पर बल्ब जो है ग्लो करेगा, यानी कि यहाँ पर H पॉजिटिव आयन जो है वो रिलीज होता है। पिछले केस में आपने देखा H पॉजिटिव आयन रिलीज नहीं हुआ था, इसलिए बल्ब ग्लो नहीं किया। और वो पिछला सोल्यूशन किसका था आपको याद होगा, वो ग्लूकोज का सोल्यूशन था। लेकिन ये जो है ये कौन सा सोल्यूशन है, आप देख पा रहे होंगे, डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड का सोल्यूशन है। ठीक है जी, ये सर्किट आपने कंप्लीट किया, स्विच ऑन किया, स्विच ऑन करने पर आप देखेंगे ये बल्ब जो है ग्लो करने लग जाएगा, क्योंकि ये डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड का सोल्यूशन है, एसिड का सोल्यूशन है, इसलिए H पॉजिटिव आयन की फॉर्मेशन होगी यहाँ पर, जिसके कारण करंट जो है फ्लो करेगा। लेकिन ग्लूकोज के केस में या अल्कोहल के केस में H पॉजिटिव आयन की फॉर्मेशन नहीं होगी, इसीलिए उन केसेस में क्या होगा, ये बल्ब जो है ग्लो नहीं करेगा। आई एम श्योर कि आपको ये कंसेप्ट जो है बड़े अच्छे से समझ आया होगा। एक और चीज मैं आपको बता दूं, एसिड जो है, अब जैसे लेट अस टेक एन एग्जांपल, एसिड का एसिडिक बिहेवियर जो होता है वो वाटर के कारण होता है। ये आपने याद रखना है, कोई भी एसिड जो है वो एसिड की तरह बिहेव इसलिए करता है क्योंकि वहाँ पर H पॉजिटिव आयन होता है। ठीक है, इन द एब्सेंस ऑफ वाटर अ सबस्टेंस विल नॉट फॉर्म हाइड्रोजन आयंस, H पॉजिटिव आयन की फॉर्मेशन नहीं होगी। तो इन द एब्सेंस ऑफ वाटर कभी भी एक सबस्टेंस जो है इन द एब्सेंस ऑफ वाटर क्या होगा, कभी भी H पॉजिटिव आयन की फॉर्मेशन नहीं होगी, हैंस विल नॉट शो इट्स एसिडिक कैरेक्टर। इसलिए एसिडिक कैरेक्टर के बारे में आपको पता भी नहीं चलेगा। मैं आपको एक छोटी सी एग्जांपल देकर समझा रहा हूँ। अगर सपोज करिए HCl गैस लिबरेट हो रही है आपके किसी एक्सपेरिमेंट में, जैसे एक बड़ा कॉमन एक्सपेरिमेंट है, अगर आप सल्फ्यूरिक एसिड लेते हैं और सोडियम क्लोराइड लेते हैं, तो सोडियम क्लोराइड और सल्फ्यूरिक एसिड को रिएक्ट करने पर आपको पता होगा हाइड्रोजन क्लोराइड गैस जो है वो रिलीज होती है। अब हाइड्रोजन क्लोराइड गैस को आप एक ड्राई लिटमस पेपर ले लें और उसके सामने लाकर रख दें, तो हाइड्रोजन क्लोराइड गैस जब उसको टच करेगी तो आप देखेंगे लिटमस पेपर में कोई चेंज नहीं आ रहा होगा। लेकिन अगर उसी लिटमस पेपर को आप थोड़ा सा मॉइस्ट कर देंगे और फिर HCl गैस जहां से रिलीज हो रही होती है उसके सामने रखेंगे, तो आप देखेंगे वो ब्लू लिटमस पेपर जो है वो उसको रेड में कन्वर्ट कर देगी। मैं रिपीट कर रहा हूं आपके लिए, बात आप ध्यान से समझिएगा। सपोज करिए आपके पास एक ड्राई ब्लू लिटमस पेपर है। ठीक है, अब ये ड्राई ब्लू लिटमस पेपर आपने लिया, दो कंडीशंस आप ले रहे हैं, एक तरफ आप ड्राई ब्लू लिटमस पेपर ले रहे हैं, दूसरी तरफ आप मॉइस्ट ब्लू लिटमस पेपर ले रहे हैं। यहां पर एक आपके पास ये टेस्ट ट्यूब है, इस टेस्ट ट्यूब के अंदर आपने सल्फ्यूरिक एसिड और सोडियम क्लोराइड सॉल्ट लिया है। ठीक है, सल्फ्यूरिक एसिड और सोडियम क्लोराइड सॉल्ट लिया है। ठीक है जी, मैं फिर से बता दूं, आपके पास कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड है और साथ में सोडियम क्लोराइड सॉल्ट है। आपने इसको टेस्ट ट्यूब में लिया और यहाँ पर रिएक्शन होने पर क्या होगा, हाइड्रोजन क्लोराइड गैस जो है रिलीज होगी। तो ये दो आपने सैंपल ले लिए, दोनों में आपने एक जैसा ही एक्सपेरिमेंट आप कर रहे हैं, सल्फ्यूरिक एसिड प्लस सोडियम क्लोराइड, सल्फ्यूरिक एसिड प्लस सोडियम क्लोराइड, दोनों ही केसेस में हाइड्रोजन क्लोराइड गैस जो है रिलीज हो रही है। लेकिन एक केस में आपने क्या किया, ड्राई ब्लू लिटमस पेपर लिया और दूसरे केस में आपने मॉइस्ट ब्लू लिटमस पेपर लिया। तो आप यहाँ पर देखेंगे कि ड्राई ब्लू लिटमस पेपर का कलर जो है उसमें कोई चेंज आप नोटिस नहीं कर पाएंगे, लेकिन जो मॉइस्ट ब्लू लिटमस पेपर है वो ब्लू से रेड में कन्वर्ट हो जाएगा, शोइंग दैट समथिंग इज हैपनिंग हियर। उसका रीज़न क्या है, क्या हो रहा होगा आपके ख्याल में? हाइड्रोजन क्लोराइड गैस जो है ये एसिडिक गैस है और यहाँ पर मॉइस्चर जो है उसमें मतलब वाटर है, और
इसके कारण क्या होगा, H पॉजिटिव आयन की फॉर्मेशन होगी और H पॉजिटिव आयन की फॉर्मेशन के कारण ही एक्चुअली HCl गैस की जो एसिडिक प्रॉपर्टीज़ जो हैं वो दिखाई दे रही होंगी। मैंने आपको बताया एसिड की स्ट्रेंथ भी जो है वो H पॉजिटिव आयन्स के ऊपर ही डिपेंड करता है। अगर आपके पास एक एसिड है, फॉर एग्जांपल हाइड्रोक्लोरिक एसिड या सल्फ्यूरिक एसिड, एन एसिड विच इज कंप्लीटली आयनाइज्ड इन वाटर, ये एसिड अगर कंप्लीटली आयनाइज होते हैं, जो कि होते हैं, एंड दस प्रोड्यूसेस अ लार्ज अमाउंट ऑफ हाइड्रोजन आयंस, और इनके केस में बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में हाइड्रोजन आयंस की फॉर्मेशन होती है, देयरफॉर दे आर कंसीडर्ड एज अ स्ट्रॉन्ग एसिड। तो मैंने हाइड्रोक्लोरिक एसिड का एग्जाम्पल दिया। हाइड्रोक्लोरिक एसिड के केस में क्या होता है, ये कंप्लीटली आयनाइज होता है और बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में H पॉजिटिव आयन की फॉर्मेशन होती है, जिसके कारण हम कहते हैं कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड हो गया या सल्फ्यूरिक एसिड हो गया, ये जो हैं दीज आर स्ट्रॉन्ग एसिड्स। लेकिन जब आप बात करते हैं एसिडिक एसिड की, एसिडिक एसिड के केस में ऐसा नहीं होता। एसिडिक एसिड जो है इट इज़ पार्शली आयनाइज्ड इन वाटर एंड दस प्रोड्यूसेस अ स्मॉल अमाउंट ऑफ हाइड्रोजन आयन। तो इसीलिए हम कहते हैं कि ये क्या है, इट इज़ अ वीक एसिड। अभी मैं किसके बारे में बात कर रहा हूँ, अभी मैं बात कर रहा हूँ किसके बारे में, आई एम टॉकिंग अबाउट CH3COOH, जिसको हम एसिडिक एसिड बोलते हैं। एसिडिक एसिड के केस में जब आयनाइजेशन का फिनोमेना होता है तो बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में हाइड्रोजन आयंस की फॉर्मेशन नहीं होती, दैट इज़ वाई वी कॉल इट अ वीक एसिड। ये वीक एसिड जो है कंसिडर किया जाता है। आप देखिए यहाँ पर एक एसिटेट आयन की फॉर्मेशन हुई, हाइड्रोजन आयन की फॉर्मेशन हुई, लेकिन हाइड्रोजन आयन की संख्या जो है वो नंबर जो है बहुत कम है। सो when the concentrated solution of an acid is diluted by mixing water, then the concentration of hydrogen ions per unit volume decreases. You should remember, when the concentrated solution of an acid is diluted by mixing water, then the concentration of hydrogen ion per unit volume decreases. कभी भी अगर आप देखते हैं एक concentrated solution है आपके पास एसिड का, आप कभी भी एक कॉन्सेंट्रेटेड सोल्यूशन लेते हैं एसिड का और इट इज़ डाइल्यूटेड बाय मिक्सिंग वाटर, तो हमेशा क्या होगा, ये हमेशा होगा कि कॉन्सेंट्रेशन जो है हाइड्रोजन आयन का वो पर यूनिट वॉल्यूम कम हो जाएगा। मैं फिर से रिपीट कर दूं, जब कभी आप एक कॉन्सेंट्रेटेड सोल्यूशन लेते हैं किसी एसिड का और वाटर की एडिशन के कारण आप उसको डाइल्यूट करते हैं बाय मिक्सिंग वाटर, तो क्या होता है, हाइड्रोजन आयंस जो हैं उनकी संख्या जो होती है पर यूनिट वॉल्यूम वो डिक्रीज होती है। मतलब ये कि जब भी आप डाइल्यूशन करते हैं किसी एसिड का तो H पॉजिटिव आयन की संख्या जो है वो कम होती है। तो फिर कैसे हम बता सकते हैं कि एक एसिड जो है वो स्ट्रॉन्ग है और एक एसिड वीक है? क्योंकि जब भी आप कोई एसिड लेते हैं और उसमें वाटर ऐड करते हैं तो H पॉजिटिव आयन की संख्या जो है वो कम होती है। तो फिर कैसे आप कह सकते हैं कि HCl जो है वो स्ट्रॉन्ग है और CH3COOH जो है वो वीक है? वो इस तरह से बताया जा सकता है कि HCl से जब आप CH3COOH को कंपेयर करते हैं तो इसमें जो H पॉजिटिव आयन की संख्या है पर यूनिट वॉल्यूम वो बहुत कम होती है एज कम्पेयर टू HCl। HCl में H पॉजिटिव आयन की संख्या जो है वो ज़्यादा होती है। H पॉजिटिव आयन की संख्या जो है CH3COOH, जिसको आप एसिटिक एसिड कहते हैं, उसमें कम होती है। दैट इज़ वाई वी कंसिडर CH3COOH as a weak acid as compared to HCl or H2SO4 और HNO3। आई एम श्योर कि आपको ये टॉपिक जो है बड़े अच्छे से समझ आ रहा होगा। यदि फिर भी किसी प्रकार की परेशानी है, कोई समस्या है, तो ज़रूर क्वेश्चन पूछिए। गुड डे।